वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज लेकर चल रहे थे, इसमें अल्मोड़ा जनपद को हम कवर कर रहे थे। इससे पहले हम अल्मोड़ा जनपद के 2 पार्ट कवर कर चुके हैं और ये आज पार्ट 3 रहेगा। और आज हमारी कोशिश रहेगी कि अल्मोड़ा जनपद को पूरी तरह से कलर खत्म कर दिया जाए, ठीक है। फिर हमारे एमसीक्यू सेट रहेंगे तो उसको हम कभी भी लगा सकते हैं। तो ये था स्टार्टिंग से पहली क्लास हम अल्मोड़ा की ये लेकर चले थे, उसकी भौगोलिक स्थिति को, उसके हिस्ट्री को, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रमुख स्थल, इन सबको हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। प्रमुख मंदिरों को बड़े अच्छे से हमने कवर किया था और मंदिरों को कवर करते हुए हम लोग नंदा देवी, बिनसर महादेव आदि मंदिरों को अच्छे से समझ चुके थे, ठीक है। और साथ ही साथ जो प्रमुख मेले हैं उनको भी हमने कवर किया था और जो प्रमुख अनुसंधान है उनके बारे में डिटेल से हमने इसके बारे में चर्चा करी थी, ठीक है। तो यहाँ तक, जहाँ तक मैं समझता हूँ, यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था, ठीक। तो आज जो देखते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं प्रमुख नदियाँ, ठीक है। तो अल्मोड़ा जनपद से बहने वाली, सिर्फ अल्मोड़ा जनपद की बात करें तो प्रमुख नदियों में सबसे आती प्रमुख पश्चिमी रामगंगा, ठीक है। पश्चिमी रामगंगा के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोग पौड़ी जनपद पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो 5 नदियाँ जो निकलती हैं ये दूधा तोली श्रेणी से निकलती हैं। उनमें से एक पश्चिमी रामगंगा भी प्रमुख नदी हो जाती है, ठीक है। तो ये दूधा तोली श्रेणी से निकलती है, ठीक है। जैसे पश्चिमी नियार, पूर्वी नियार आदि जो नदियाँ निकलती है दूधातोली श्रेणी से, उसी में पश्चिमी रामगंगा भी निकलती है, ठीक है। तो जब ये पूर्वी ढाल से निकलती है, इसका जैसे आपका मान के चलिए, ये आपका दूधातोली श्रेणी हो गया इसका पूर्वी ढाल से, ठीक है। तो पूर्वी ढाल से ये निकलती है और पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा, पौड़ी में बहते हुए कालागढ़ नामक स्थान से राज्य से बाहर निकल जाती है। तो जब हम पौड़ी पढ़ रहे थे उस समय हमने इसको बताया था कि ये कालागढ़ नामक स्थान से राज्य से बाहर निकल जाती है और बाद में उत्तर प्रदेश के कन्नौज में गंगा नदी से जाकर ये मिल जाती है, ठीक है। तो अगर आप इसकी स्थिति की बात करें, ठीक है, तो ये आपका दूधातोली श्रेणी से निकलती है, ठीक है। दूधातोली श्रेणी से निकलते हुए, कलर चेंज कर लेते, दूधातोली श्रेणी से निकली और ये अल्मोड़ा, ठीक है, नैनीताल, ठीक है, और पौड़ी से बहते हुए ये राज्य से बाहर निकल जाती है। ये आपके हो जाती है कौन सी, पश्चिमी रामगंगा, ठीक है। तो उसके बाद अब इसकी एक सहायक नदी की बात करें, ठीक है। सहायक नदी एक बहुत ही प्रमुख सहायक नदी है, गयास नदी, ठीक है। गयास नदी इसकी सहायक नदी होती है, किसकी सहायक नदी हो जाएगी, पश्चिमी रामगंगा की। याद रखिएगा, एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल बनते हैं। पश्चिमी रामगंगा आपके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कौन से पर्वत श्रेणी से निकलती है, बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया है। अब पूछा जा सकता है कि पश्चिमी रामगंगा की प्रमुख सहायक नदी, ठीक है, जो अल्मोड़ा से उसका उद्गम होता है, वो कौन सा है, गयास नदी, ठीक है। दूसरी प्रमुख सहायक नदी बिनो नदी। ये दो नदी आप याद रखेंगे, ये दो बहुत ही प्रमुख सहायक नदी है इसकी, पश्चिमी रामगंगा की, ठीक है। वन लाइन फॉर्मेट में इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये नदी आपको समझ आ गई होगी, पश्चिमी रामगंगा जो अल्मोड़ा में मुख्य रूप से बहती है, ठीक। अन्य नदियों की बात करें तो कोसी नदी एक बहुत ही प्रमुख नदी हो जाती है कुमाऊं के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। कोसी नदी कहाँ से निकलती है, बागेश्वर से निकलती है, ठीक है। बागेश्वर से निकलकर वो अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर होते हुए राज्य से बाहर निकल जाती है और राज्य के बाहर ये पश्चिमी रामगंगा से मिल जाती है। जो पश्चिमी रामगंगा पौड़ी से निकल कर कालागढ़ से बाहर, राज्य से बाहर हुई थी, ये दोनों आपस में मिल जाती है। तो कोसी नदी, आप देखिए, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट हो गया, नैनीताल का जो क्षेत्र हो गया, वहाँ पर बहुत ही प्रमुख नदी मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर इस नदी में बहुत ज़्यादा खनन होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा खनन होता है, अलग अलग टेंडर निकलते हैं गवर्नमेंट के जरिए, ठीक है। तो ये बहुत ही प्रमुख नदी हो जाती है। तो कोसी नदी भी एक बहुत ही प्रमुख नदी होगी, कहाँ की, अल्मोड़ा जनपद की अगर हम बात करें, ठीक। एक और नदी बात करें, सुयाल नदी, ठीक है। सुयाल नदी कोसी की प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। और अल्मोड़ा के निकट ख्वारब नामक स्थान पर कोसी नदी से मिलती, इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में आती है। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि सुयाल नदी जो कोसी नदी की बहुत ही प्रमुख सहायक नदी है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में या कौन से स्थान पर आपस में मिलती है। तो इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम बन जाता है, तो ख्वारब नामक स्थान पर मिलती है। और साथ ही साथ एग्जाम में बहुत बार, कईयों बार क्वेश्चन बना चुका है कि लाखू उड्यार जो गुफा है, हम इसको जो इतिहास में पढ़ चुके हैं, पुरातात्विक इतिहास की बात करें तो लाखू उड्यार एक बहुत ही प्रमुख गुफा हो जाती है, ठीक है। तो उसके कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, तो सुयाल नदी के तट पर बसा हुआ है, जो अल्मोड़ा में स्थित हो जाएगा। तो ये जो थी नदियां, हम इनके बारे में बात कर चुके हैं, ये पश्चिमी रामगंगा। फिर हमने बात करी ग्यास नदी के बारे में बात करी, ठीक है। ग्यास नदी के बाद हमने बात करी बिनो नदी के बारे में बात करी, और फिर कोसी नदी और सुयाल नदी। तो उम्मीद करता हूँ अल्मोड़ा के जनपद की नदियां आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है।
अब अगर ताल की बात करें, ताल एक ही प्रमुख ताल है, ठीक है, तड़ाक ताल, जो हमने चित्र में यहाँ पर ऐड किया हुआ है। बहुत ही मनोरम और सुंदर दृश्य होता है तड़ाक ताल का, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये अल्मोड़ा में स्थित है, और अल्मोड़ा में कहाँ पे स्थित है? चौखुटिया, चौखुटिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस आपके जानने योग्य, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है ये, पानी की निकासी हेतु 5 सुरंगें बनी हुई हैं, ठीक है, जिनमें 3 सुरंगें बंद हो गई। अगर आप कभी विजिट करेंगे तो यहाँ पे आप इस सुरंगों को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रमुख ताल की बात होगी, एक ताल था जो हमने इसके बारे में चर्चा कर ली है, ठीक है। अब अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अल्मोड़ा जनपद से संबंधित प्रमुख प्रमुख व्यक्तित्व या व्यक्ति जो बात करते हैं हम लोग हर लेक्चर में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करते हैं, तो उसमें एक बहुत ही भारत रत्न का जिक्र आता है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। और पंडित गोविंद बल्लभ पंत के बारे में जो हमारा लोअर पीसीएस का जो मेंस का पेपर था, उसमें एक क्वेश्चन आया था, अगर आपको याद होगा, अगर आपने एग्जाम दिया होगा, उसमें क्वेश्चन था कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के राजनीतिक जीवन पर चर्चा कीजिए, ठीक है। तो राजनीतिक जीवन के बारे में आपको राजनीति जीवन की ही बात करनी होती है, उसको अपने शब्दों में उसको लिखना होता है, ठीक है। पंडित गोविंद बल्लभ जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म भी 10 सितंबर, ठीक है, 10 सितंबर 1887 खूटग्राम अल्मोड़ा में हुआ था, ठीक है। और इनके पिताजी का नाम मनोरथ पंत था। एक छोटी छोटी चीजों को हम देखेंगे, ठीक है। और इनके बारे में एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हैप्पी क्लब की स्थापना कब की गई? तो 1903 में की गई, और किसके द्वारा की गई थी? गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा ही की गई थी, ठीक है, हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी। दूसरा, इनके द्वारा एक पूछा जाता है कि काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना कब की गई और किसके द्वारा की गई? तो 1914 में, डेट याद रखिएगा, काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की गई, ठीक है। उसके बाद 1923 में जब स्वराज पार्टी का गठन किया गया मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, और तो अब उस समय क्या किया गया था, तो नैनीताल जिले से संयुक्त प्रांत की विधानसभा विधान परिषद के सदस्य भी ये निर्वाचित हुए थे, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि संयुक्त प्रांत की विधान परिषद के सदस्य स्वराज पार्टी से नियुक्त होने वाले कौन थे इनमें से? तो 4 ऑप्शन देंगे तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को आप सही मानेंगे, ठीक है। तो ये थे, देखिए इनके चित्र है, 130वीं जयंती का इनका ये चित्र ऐड किया गया है इस पीडीएफ के साथ में। और आगे इनके बारे में बात करें तो 1925 में जो काकोरी कांड हुआ था, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह आदि को अभियुक्त बनाया गया था, ठीक है, तो उसमें इन्होंने पैरवी भी की थी, ठीक है, पैरवी भी की थी। और आगे बढ़ते हैं, 1934 में अखिल भारतीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी बने। ये भी एक फैक्ट हो सकता है, छोटी छोटी फैक्ट आप छोड़ नहीं सकते, कहीं से भी किसी भी वक्त आ सकता है, ठीक है। तो यह फैक्ट आपको जानने की जरूरत होती है आपके प्री एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद 1946 में, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है इनके जीवन काल का, 1946 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए, ठीक है। और 1946 से 1954 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, ठीक है, जब अंग्रेजी शासन काल था, ठीक है। तो उस समय जो आपका प्रांतीय व्यवस्था थी उसका पूरा, और केंद्रीय व्यवस्था में भी भारत के जो भारतीय प्रतिनिधि को पार्टिसिपेशन दे दिया गया था। भारत आजादी की तरफ उस समय बढ़ रहा था, तो उस समय 1946 से 1954 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। वर्ष 1955 से 1961 तक केंद्र में गृह मंत्री भी रहे, ये इनका राजनीतिक जीवन में परिचय कह सकते हो, जो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री भी रहे, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 26 जनवरी 1957, याद रखिएगा, ये डेट पूछ एग्जाम में आजकल इस प्रकार से पूछी जाती है कि भारत रत्न इनको कब दिया गया, ठीक है। जैसे लता मंगेशकर जी के बारे में पूछा गया था, इसी प्रकार अपना उत्तराखंड पीसीएस में ही पूछा गया था, अपर पीसीएस में, इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो वर्ष 1957, वर्ष याद रखिएगा, डेट नहीं भी याद रखेंगे चलेगा, ठीक है। ओके। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, उत्तराखंड से अभी तक उत्तराखंड से भारत रत्न प्राप्त करता एकमात्र व्यक्ति ही कौन है? पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी, ठीक है। तो ये थी इनके बारे में जानकारी, जिसको हमने डिटेल से बात करी, कोई भी फैक्ट है, कोई भी पॉइंट हमने स्किप नहीं किया है, ठीक है। कुछ और अगर आप जानकारी ऐड करना चाहते हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स पर इसको ऐड कर सकते हैं, जो बाकी स्टूडेंट के साथ जानकारी साझा हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति की बात करें, बद्रीदत्त पांडे, ठीक है। उत्तराखंड के इतिहास में, ठीक है, कुमाऊं का इतिहास के लेखन, या आप कहिए कि उत्तराखंड के राजनीतिक में, स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही इनकी बहुत प्रमुख भूमिका है, ठीक है। बेसिकली इनका जो जन्म हुआ था वो कनकल हरिद्वार में था, परंतु ये जन्म तो इनका हरिद्वार हुआ था, लेकिन मूल रूप से रहने वाले अल्मोड़ा के ही थे। 7 वर्ष की आयु में माता पिता का निधन हो गया, और इसके निधन के बाद वो अल्मोड़ा आ गए थे, तो इनको हम अल्मोड़ा का ही मान के चल रहे हैं, ठीक है। और अल्मोड़ा में इन्होंने पढ़ाई करी, ठीक है, 1903 तक इन्होंने नैनीताल में शिक्षण कार्य किया गया, ठीक।
1913 में सबसे महत्वपूर्ण घटना इनके जीवन घटती, अल्मोड़ा अखबार के ये अध्यक्ष बने या अल्मोड़ा अखबार की इन्होंने स्थापना करी। इसके जरिए इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन, कुली बेगार प्रथा आदि का पुरजोर विद्रोह किया, ठीक है। जिसके बाद इनके प्रकाशन पर अंग्रेजों ने रोक भी लगा दिया था। फिर 1918 में इन्होंने शक्ति अखबार का प्रकाशन किया। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। 1921 में कुली बेगार आंदोलन में बीडी पांडे या बद्रीधर पांडे की भूमिका को बहुत बहुत ज्यादा याद किया जाता है। उनको कुमाऊं केसरी या कोरमांचल केसरी की उपाधि से भी नवाजा गया, ठीक। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी भेजा गया। आजादी के बाद अल्मोड़ा में रहकर सामाजिक कार्यों में वो हिस्सा लेते रहे, ठीक है। और 1957 दूसरी लोकसभा के लिए बद्रीदत्त पंडे बहुत बेबाक माने जाते थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मिलने वाली पेंशन आदि का भी लाभ नहीं लिया था, ठीक है। और 1962 के चीन युद्ध के समय में अपने सारे मेडल पुरस्कार सरकार को भेंट कर दिए, ठीक है। और 1965 में इनका निधन हो गया था। तो एक उत्तराखंड के इतिहास में बहुत ही प्रमुख व्यक्तित्व माने जाते हैं, ठीक है। जैसे आप कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना में इनका बहुत बड़ा योगदान था, उनके अध्यक्ष भी बने थे, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने कुली बेगार आदि प्रथा का भी बहुत पुरजोर विद्रोह किया था, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं थोड़ा सा करंट में अगर चले तो देखा जाए तो एकता बिष्ट, ठीक है। तो एकता बिष्ट एक बहुत ही प्रमुख महिला क्रिकेटर हैं, उत्तराखंड की निवासी हैं, जो मूल रूप से अल्मोड़ा के निवासी हैं, ठीक है। और बहुत अच्छी उपलब्धि है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अगर बात करें हम लोग तो दिसंबर 2017 में एकता बिष्ट को वुमेन वनडे टीम का जो आईसीसी वुमेन वनडे टीम होती है उसमें इनको चुना गया था। और फिर उसके बाद जो T20 आईसीसी वुमेन टीम है इसमें भी ऑफ द ईयर में चुना गया। T20 टीम ऑफ द ईयर में आईसीसी में इनको भी चुना गया, ठीक। और सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि 2017 में उत्तराखंड सरकार द्वारा इनको देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये हो गया एकता बिष्ट के बारे में जानकारी। और ये इनका चित्र भी हम लोगों ने यहाँ पर ऐड कर रखा है, ठीक है। ये एकता बिष्ट हो जाती है। अगला जो हम देखते हैं लक्ष्य सेन, ठीक है। लक्ष्य सेन अल्मोड़ा के ही निवासी हैं और भारत के बैडमिंटन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और भारत के बैडमिंटन के अगर आप करंट की सिचुएशन देखें तो उनमें एक बहुत बड़ा ये रोल अदा करते हैं लक्ष्य सेन, ठीक है। और इन बेसिकली क्या है कि 2018 में इन्होंने अपना जलवा दिखाना स्टार्ट किया था। एशिया जूनियर चैंपियनशिप और मिस्र टीम में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था, ठीक है। उसके बाद विश्व चैंपियनशिप 2021 में ये सारी इनकी उपलब्धियां हैं। इन्होंने कांस्य पदक जीता था। 2022 में ऑल इंग्लैंड ओपन में उपविजेता रहे, ठीक है। 2022 में ये थॉमस कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। और अभी करंट की जो दो उपलब्धियां, बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं इनकी, ये आपको याद रखना आवश्यक है। अगर प्रीवियस चीज़ आप याद नहीं भी रखेंगे, 2022 में राष्ट्रमंडल खेल जो ग्लासगो में हुए थे इंग्लैंड में, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और साथ ही साथ अभी करंट में इन्होंने कनाडा ओपन में अपने 2023 वाला खिताब अपने नाम किया। तो ये थी लक्ष्य सेन के बारे में। बहुत छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत बड़े बड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया है, ठीक। ओके, अब देखिए कुछ ऐसी घटना जो आप समसामयिक या करंट अफेयर तो नहीं कह सकते, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से अल्मोड़ा जनपद में ये बहुत बड़ा रोल अदा करती है। जैसे पहला, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में धनिया का पौधा उत्तराखंड के रानीखेत में एक बिल्ले गांव है, वहाँ पे एप्पल मैन के नाम से मशहूर है गोपाल उप्रेती जी, ठीक है। उन्होंने 7.1 फीट ऊंचा धनिया का पौधा उगाया, ठीक है। इतना धनिया का पौधा इतना ऊंचा उगता नहीं है जनरली। इन्होंने इस कड़ी मेहनत से इस पौधे को उगाया और इसके विश्व रिकॉर्ड बनाया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज कराया, ठीक है। तो ये था, ये देखिए चित्र है। और इसके साथ ये गोपाल उप्रेती जी हैं, देखिए इसके नापा जा रहा है, ये 7.1 फीट धनिया का पौधा है ये, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। दूसरा, देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र, ठीक है। फर्स्ट हिल फॉरेस्ट हीलिंग स्टेशन, ठीक है, हीलिंग सेंटर। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें या उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र हो जाता है, ठीक है। अब अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा वन चिकित्सा केंद्र में क्या होता है, पेड़ पौधों की देखभाल होती है या जीव जंतुओं की देखभाल होती है, मनुष्य की ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि वन चिकित्सा केंद्र का संबंध किस क्षेत्र से हो जाएगा। तो चार ऑप्शन एग्जाम में दिए जाएंगे। पहला, वन वन आदि के देखभाल के लिए या उनके उत्थान के लिए। दूसरा, जीव जंतु के लिए, मनुष्यों के लिए या मनुष्यों के अन्य क्रियाकलापों के लिए या उनके तनाव मुक्त करने के लिए। तो ऑप्शन होगा तनाव मुक्ति के लिए, ठीक है। तो इसका उद्देश्य तनावग्रस्त लोगों को तनाव से बाहर लाना है। चिकित्सा केंद्र मतलब वन में इस तरह का माहौल बनाया जाएगा कि वहाँ पर आप आराम से अपने जो डेली के आपके टेंशन्स हैं या तनाव है उनसे मुक्त होने के लिए वहाँ पर एडमिट या वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ये आपका देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ पे, अल्मोड़ा के कहाँ पे खोला गया, कालिका जंगल में, 13 एकड़ में ये फैला हुआ है, ठीक है।
और ये वन चिकित्सा केंद्र जापानी तकनीक पर आधारित है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके। उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो पहला लोक देवता, उत्तराखंड में लोक देवताओं की बहुत ज़्यादा मान्यता है। आप समझते होंगे अलग अलग लोगों के अलग अलग जातियों के लोगों के अलग अलग देवता हैं। ठीक है, तो लोक देवता का पहला म्यूजियम, ठीक है, फोक गॉड म्यूजियम पहली बार ये खोला गया है मनीला देवी शक्तिपीठ में, कहाँ पर, अल्मोड़ा में। ठीक है, तो ये संग्रहालय बनाया गया है, यह एक तरह का पहला लोक देवता म्यूजियम होगा। इस म्यूजियम को उद्देश्य पीढ़ी को, जो आने वाली नई पीढ़ी है, उनको अपने लोक देवताओं के इतिहास, उत्पत्ति, वीर गति से परिचित कराना है। ठीक है, तो ये है आपका एंट्रेंस इसका लोक देवता म्यूजियम का। और अंदर का एक चित्र हमने ये ऐड किया गया, ये विभिन्न लोक देवता को इन्होंने म्यूजियम के रूप में रखा हुआ है, ताकि ये संस्कृति से हमारे आने वाली पीढ़ी इसको पहचान कर सके। ठीक, अगला एक बात करें प्रमुख घटना की, तो भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र। ठीक है, तो ग्रास कंजर्वेटरी जो इसका जो उद्घाटन किया गया, ये 2 एकड़ क्षेत्र में, ये वर्ष 2021 में किया गया, लेकिन इम्पॉर्टेंट हो जाता है फिर भी। ये विभिन्न जो घास प्रजातियां हैं, इनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, उनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए और क्षेत्र में अनुसंधान की वृद्धि के लिए इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका घास संरक्षण केंद्र। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे स्थापित किया गया, ये भी रानीखेत में स्थापित किया गया है, उत्तराखंड या भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र। तो ये अल्मोड़ा जनपद से प्रमुख चीज़ें आपकी हैं, जो घटनाएं हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से परीक्षा उपयोगी हैं। ठीक है, इनको आप याद रख के चलेंगे। ओके, वन लाइन फॉर्मेट में भी याद रख सकते हैं और डिटेल में भी याद रख सकते हैं। और अंत में जैसे हम देखते हैं, प्रशासनिक ढांचा को हर बार हम कवर करते हैं। ठीक है, तो प्रशासनिक ढांचा की अगर बात करें, विधानसभा क्षेत्र, ठीक है, विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो 6 विधानसभा क्षेत्र हो जाते हैं, रानीखेत, सल्ट, द्वारहाट, अल्मोड़ा, जागेश्वर और सोमेश्वर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोमेश्वर। ठीक है, एससी सीट है, सोमेश्वर की जो अल्मोड़ा की सोमेश्वर सीट है, वो विधानसभा सीट एससी हो जाती है, इसको आप याद रखेंगे। तहसीलों की बात करें तो आपके 12 तहसील हैं। ठीक है, 12 तहसील हैं। तहसीलों में इस प्रकार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है कि ये अल्मोड़ा में कितनी तहसील हैं, इस पर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है जैसे सियालदे तहसील कौन से जनपद संबंधित है, या धौलछिना तहसील कौन से संबंधित है, भिकियासैंण हो गया। ठीक है, सोमेश्वर, सल्ट, चौखुटिया, इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। इसी प्रकार मैंने विकास खंडों की बात करी है, 11 विकास खंड है। तो प्रमुख विकास खंड का मतलब ये नहीं कि उनका बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस है या कुछ है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने 2 विकास खंड बहुत ज़्यादा लिखा, दोनों को मेंशन किया है, क्योंकि इनका नाम डिफरेंट है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैंसिया छाना या ताकुला जो विकास खंड है, कौन से जनपद से संबंधित हो जाएंगे, तो ये कहाँ संबंधित हो जाएंगे, तो अल्मोड़ा। इस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, और अंत में देखते हैं इनका जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या के बारे में 6,22,506। कभी एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा, डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको आंकड़े देने आवश्यक है कंपैरिजन के लिए। जनघनत्व ठीक ठाक है, 198 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात सबसे बेस्ट है पूरे उत्तराखंड में, सबसे ज़्यादा पर 1,000 व्यक्तियों पर महिलाओं की संख्या 1139 अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही है, और सर्वाधिक महिलाओं की संख्या अल्मोड़ा में, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो जाती है 1139 लिंगानुपात है। ठीक है, लिंगानुपात कहाँ देखा जाता है, 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। तो अगर अल्मोड़ा के 1,000 पुरुष देखे जाए तो उनमें 1139 महिलाएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अल्मोड़ा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला हो जाएगा। साक्षरता दर 80.47, अच्छी साक्षरता दर है। पुरुष साक्षरता दर 92, महिला साक्षरता दर थोड़ी कम है, 69.93, ओवरऑल 80.47। ठीक है, तो ये था इसके बारे में जानकारी प्रशासनिक। और आज हमारा अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने थोड़ा समय लिया और एक एक चीज़ को अच्छे से समझा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके जो एमसीक्यू सेट है उसको भी कवर करेंगे। और आपको कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।